हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस की, जो कि सीबीएसई में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। ठीक है, कभी 3 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है, अब इसको मैंने टाइप 1 में क्यों डिवाइड करा, क्योंकि आज जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चंस कराए जाएंगे वहां पे सिंगल डिजिट होगा, कि जैसे यहाँ √3 है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करने के लिए ऐसे भी आ सकता है √5, √7, √8। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इतने ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, इन क्वेश्चंस को अगर बीच में प्लस आ जाए, या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, या स्क्वायर आ रहा हो, या ये वाले नंबर आ रहे हो, तो इनको कैसे इन रैशनल नंबर हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अगर आपने 1.1 पढ़ रखी है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है जहां पे मैंने टाइप 1 से लेके टाइप 5 तक के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1.1 के बिहाफ पे ही है कि एग्जामिनर कैसे कैसे एग्जामिनर आपसे बोर्ड के अंदर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर कि अगर मान लेते हैं मेरे को जैसे कहता है कि प्रूफ करना है कि √3 कौन सा नंबर है हमारा इन रैशनल नंबर, तो पहली स्टेप्स क्या होगी कि इस नंबर को ही हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि जो √3 होता है वो मेरा कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर। ये मैंने पहली बात एज्यूम कर ली इधर कि जो √3 होता है वो कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। अब आप सबको एक बात पता है कि √3 अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, PYQ की फॉर्म में। तो आपने दूसरी बात लिख दी कि √3 PYQ को मैंने नोट कर दिया A और B से, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में भी यूज कर रहा है तो बेटर है। ठीक है, जहां पे मैंने बताया वेयर A और B है कौन, वेयर A एंड B के बारे में बताया। ठीक है, A एंड B इज को प्राइम इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। और साथ के साथ मेंशन भी करा कि जो नीचे वाला B है वो कभी भी 0 नहीं होगा, कि जैसे नीचे में कभी 0 नहीं लिख सकता। ठीक है, अभी मीनिंग समझेंगे आगे भी चल के कि को प्राइम इंटीजर नंबर के मीनिंग क्या है। ठीक है, अभी आपको यह समझना है कि पहले हमने इसको रैशनल नंबर माना, और रैशनल नंबर हमेशा अपॉन वाली फॉर्म में होता है, जहां पे बताया A और B की जगह मैं कौन सा नंबर यूज करूंगा, को प्राइम इंटीजर नंबर यूज करूंगा। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3, आपने इसको क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करा, तो मैंने कर दिया इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा A। क्लियर। स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या करा कि आपको पता अगर मुझे यहां से रूट हटाना हो, रूट कहीं से हटाना हो तो स्क्वायरिंग कर दो, तो यहां पे भी वही चीज करी गई कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड दोनों साइड स्क्वायर कर दो। क्यों कर रहे हैं, ताकि ये रूट हट जाए। ठीक है, तो हमने स्क्वायरिंग कर दिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है तो दोनों के ऊपर करा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, B का स्क्वायर B होता है, और इक्वल टू क्या आ गया, A स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा कि जो 3 है इससे क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर आपने क्या कर दिया कि इसको आपने डिवाइड कर दिया, B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके डिवाइड। अब आप लिखोगे कि भाई मेरा जो A स्क्वायर है, साफ साफ दिख रहा है, A स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3। साफ साफ दिख भी रहा होगा कि A स्क्वायर मेरा किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर मैंने एक बात लिखी, इस पे ध्यान देना, अभी समझाता भी हूं कैसे। फिर मैंने लिखा देन A इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। अब बोलोगे सर ये वाली लाइन आपने कहां से ला दी है कि देन A इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3। भाई एक लॉजिकल बात है कि एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मान लेते हैं 25 प्रॉपर 5 से डिवाइड होता है या नहीं होता, क्या मैं 25 को ये लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, यस, तो मतलब ये भी हमारा डिवाइड हो रहा होगा। अगर मैं पूछूं क्या 5 का क्यूब डिवाइड होगा 5 से या नहीं, आप बोलोगे हाँ, क्योंकि 5 का क्यूब 125/5 होता है। मैं पूछूं 5 की पावर 4 5 से डिवाइड होगी या नहीं, आप बोलोगे हाँ। तो इसका मतलब निकला कि 5 की पावर चाहे 10 हो तो भी वो किससे डिवाइड होगी, 5 से होगी।
और अगर मैं बोलूं खाली 5 की पावर 1 और नीचे भी 5 हो, क्या वो डिवाइड नहीं होगा? आप बोलोगे यस, वो भी डिवाइड होगा। तो वही मैंने बात लिखी कि अगर ए स्क्वायर मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने लिखा कि तब मेरा ए भी किससे डिवाइड हो रहा होगा? 3 से डिवाइड हो रहा होगा। क्लियर है बात? अगर इतना समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग 50% कंप्लीट हो चुका है यहां तक। ठीक है, अच्छे से इसको एक बार एनालाइज कर लो। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे कि इसके बाद क्वेश्चन में क्या चेंजेस होता है। ठीक है, तो यहां से हम स्टेप नंबर 7 से समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या चेंजेस हुआ। अब हम अगेन एज्यूम करते हैं। ठीक है, मैंने अगेन एज्यूम किया। ठीक है, ए की जगह, किसकी जगह? ए की जगह क्या माना मैंने? 3c माना। अब बात करते हैं सर 3 क्यों माना? आपको इधर प्रूफ क्या करना था? √3, तो इधर भी क्या मानोगे? 3 मानोगे। अगर मुझे प्रूफ करना होता √5 तो यहाँ क्या मानता? 5c मानता। अगर 7 प्रूफ करना होता √7 तो यहाँ क्या मानता? 7c मानता। अगर √11 प्रूफ करना होता तो इस स्टेप में क्या मानता? √11 मानता। सॉरी, इधर क्या मानता मैं? 11c मानता। क्लियर है बात? मतलब जो बात प्रूफ करनी होगी वही चीज हम यहां पर एज्यूम करेंगे। तो a बराबर मैंने 3c माना, जहां पे मैंने मेंशन करा वेयर c इज इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब मेरी बात पे ध्यान देना। ये जो आपने किया था काम, दिख रहे हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया था? स्टेटमेंट सॉल्व करके यहीं तक आई थी। इसी को ही मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, और जो आपने एज्यूम किया, दिख रहा है आपने एज्यूम क्या किया था? इसी एजप्शन को नाम दे दी मैंने इक्वेशन 2। यहां तक समझ के देखिए एक बार। ठीक है, अब कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं आगे कर सकूं। ठीक है, अब आपकी स्टेप नंबर 8 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा इक्वेशन 2 को पुट कर रहे हैं हम, किस में पुट कर रहे हैं? इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी वो आपने लिख दी, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 3। बस यही एक ट्रिकी पॉइंट था बस। बी स्क्वायर बराबर ए की जगह क्या लिख सकता हूं? देखिए इक्वेशन 2 में 3c, तो ए की जगह लिख दिया 3c, स्क्वायर है तो क्या चिपका दिया? स्क्वायर, और अपॉन में क्या था? 3। क्लियर? अब इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं हम कि बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 9c स्क्वायर अपॉन 3। ये इससे कट रहा है तो काट दिया, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 3c स्क्वायर। अब वही चीज मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो आपने लिख दिया बी स्क्वायर बरा डिवाइडेड बाय 3, सॉरी, तो डिवाइडेड बाय 3 और इक्वल टू क्या था? c स्क्वायर था। क्लियर? अब आप यहीं चेक कीजिए, जो लाइन मैंने स्टेप नंबर 6 में लिखी थी क्या वही लाइन में दोबारा लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, इट मींस बी इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? तो मैंने अगली स्टेप्स के अंदर क्या लिख दिया? ठीक है, कि बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, देन b is also divided by 3 से। ठीक है, क्लियर? अब तक आपने जो सीखा ये आपका 80% जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ये स्टेप नंबर 8 थी। ठीक है, ये स्टेप नंबर 9 हो गई। क्लियर? क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या होता है, आपको इधर एज्यूम करना होता है कि भाई जो भी नंबर दिया गया है वो कौन सा नंबर होना चाहिए? रैशनल नंबर। अब लॉजिकल बात है कि जो रैशनल नंबर होता है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। मैंने वही लिख दिया, पी बाई क्यू की जगह ए अपॉन बी यूज कर लिया। जहां बताया ए और बी क्या थे मेरे? कोप्राइम इंटीजर नंबर। अभी आएगा डिटेल पे कोप्राइम इंटीजर नंबर क्या होता है वो भी समझेंगे। फिर मैंने बताया इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, फिर ये मेरे अगले स्टेप्स क्या आ गई कि बी स्क्वायर डिवाइड किससे हो रहा है? 3 से। तो मैंने यही लिखा ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, देन ए इज आल्सो डिवाइडेड बाय 3। लॉजिकल बात है कि अगर स्क्वायर वाला बंदा डिवाइड हो रहा है तो बिना स्क्वायर वाला बंदा भी उससे प्रॉपर डिवाइड हो रहा होगा। फिर मैंने यहां से क्वेश्चन में चेंज करा कि यहां से मैंने थोड़ा सा एज्यूम करा कि ए की जगह 3c माना, क्योंकि √3 प्रूफ करना था। अगर √7 प्रूफ करना होता तो 7c मानता। फिर मैंने वही चीज करी, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इक्वेशन 2 को पुट कर दिया, इक्वेशन 1 में कैलकुलेशंस करी। यहाँ पे लास्ट स्टेप में मुझे ये चीज दिख गई।
आपका 80% काम यहां तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आप देखिए इधर कि यहां पे आप चेक करोगे कि मैंने पीछे जो लिखा था, अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करके देख सकते हो कि ए जो था वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, और बी वाला बंदा भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। तो आपने लिखा कि ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय 3। किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन जो इसके अंदर कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर कि जो कम से कम कॉमन आएगा वो क्या आएगा, हमारा 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से दोनों डिवाइड हो रहे तो दोनों के अंदर कम से कम कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3, तो मैंने 3 यहां पर लिख दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 11, अभी मैंने को प्राइम इंटीजर आया था वो भी वही बात करेंगे। मैंने लिखा वेयर एज, जबकि मेरा जो ए और जो बी था, ए एंड बी था, वो कौन सा नंबर था, को प्राइम इंटीजर नंबर, को प्राइम इंटीजर। यही चीज यहां पे ध्यान रखना है। अब मैंने बोला था इसका मतलब मैं समझाऊंगा। को प्राइम इंटीजर का मतलब ये हो गया कि इसका भी मतलब हमने लिख दिया, इट मींस कि जो ए एंड बी के अंदर, ए एंड बी के अंदर जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा, इट मींस ए एंड बी लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, मेरा 1 होगा। ये मेरा क्या कहता है कि को प्राइम इंटीजर नंबर, को प्राइम नंबर आपको पता है जिसका एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे ये हो गया कि ए और बी का अगर मैं एचसीएफ निकालूंगा तो मेरा हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि इधर ए और बी की जगह नंबर कंसीडर कर सकता हूं 2 और 3, क्योंकि इनका एचसीएफ निकालो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि मैंने यहां पर क्या लिखा, ए और बी क्या थे, डिवाइड किससे हो रहे थे, 3, आपने देखा भी था। इसका मतलब क्या हुआ, इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो गया, 3। जबकि वेयर एज, जबकि ए और बी कौन से नंबर थे, को प्राइम इंटीजर थे। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी के अंदर जो कॉमन फैक्टर हो गए वो क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप बोलोगे सर आप तो दो मुंह की बात कर रहे हो, अभी बोल रहे हो वीडियो के अंदर कि सर इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, अगली स्टेप में आप बोल रहे हो कॉमन जो फैक्टर है वो 1 है। बोल रहा हूं नहीं बोल रहा, देखो इट मींस लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 3, इट मींस ए एंड बी लीस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। तो जब आप दो मुंह की बात कर रहे हो, एक मूवमेंट पे आप किसी के सामने अच्छा बन रहे हो, दूसरे मूवमेंट पे आप किसी के सामने बुरा बन रहे हो। ठीक है, एक की उसी की तारीफ और उसी की बुराई, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस। कौन सा कॉन्ट्राडिक्शंस का मतलब हो गया अपवाद या विरोध, अगेंस्ट। जैसे आप एक मूवमेंट पे मेरी तारीफ कर रहे हो, दूसरे मूवमेंट पे आप क्या कह रहे हो कि बहुत बेकार पढ़ा रहे हैं, तो इसी को चक्कर में क्या होगा, मैं आपकी कुटाई कर दूंगा। ठीक है, तो वही चीज है, इसी को हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अराइजेस दैट आवर एजप्शन, जो हमारी एजप्शन थी, जो हमारी एजप्शन थी इज रॉन्ग। क्या एजप्शन थी, आपने इसको क्या माना हुआ था, रैशनल नंबर माना था, नहीं माना था, तो ये इस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज होने की वजह से फेल हो गई। क्यों, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक ही टाइम पे दो मुंह की बात करना। जैसे कि मैंने बताया इधर कॉमन फैक्टर क्या है, 3, अगली स्टेप में कॉमन फैक्टर क्या बताया, 1। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गई, हमारी अराइजेस हो गई, आ गई, इसकी वजह से हमारी एजप्शन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। और लास्ट स्टेप में लिख दिया हमने कि हैंस √3 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारे स्कूल में तो इसकी जो लैंग्वेज है वो कम लिखवाई हुई है। देखो नो मैटर वो कम लिखवाया गया, लेकिन बोर्ड वाला आपका मार्क्स तभी देगा जब आप प्रॉपर स्टेप्स का इसके अकॉर्डिंग लिखोगे। ठीक है, कि भाई नीचे जो इतने लास्ट स्टेप है ना, यहाँ पे इतनी इंग्लिश भर के दिखानी है आपको, ये नहीं कि हाँ 2 लाइन में डायरेक्टली लिख दिया कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस आवर एजप्शन इज रॉन्ग।
अरे भाई कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कहां से हुआ ये तो बताओगे। कॉन्ट्राडिक्शन कहां से अराइज हुआ कि एक जगह मैं बात कर रहा हूं 3 की, दूसरी जगह मैं बात क्या कर रहा हूं 1, इस वजह से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। एक बार इसको अच्छे से देखो, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूं, वहां से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अब रूट 5 को लेकर कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज अ इनरेशनल नंबर। बहुत सिंपल सी बात है, वही पहली स्टेप। ठीक है, रिकॉल कीजिए, मैंने बताया था कि इस स्टेप में जो रूट 5 है उसको क्या मान लेंगे हम, रैशनल नंबर मान लेंगे, जो कि हमने लिखा कि कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब मैंने बताया था रैशनल नंबर कौन सी स्टेप कैसी फॉर्म में होता है, वो आपने लिख दिया कि ये कौन सी फॉर्म में होता है, a/b, जहां पे आपने मेंशन करा वेयर a एंड b इज को प्राइम इंटीजर नंबर, और साथ के साथ बताया जहां b कभी मेरा 0 नहीं है। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब तीसरे स्टेप में मैंने क्या करा था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू a था, a लगा दिया। चौथी स्टेप में मैंने क्या करा, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करा, तो आपने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं हम जरा, स्क्वायर करा तो ये 5 हो गया, ये b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या करा, मैंने देखा कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपने लिखा कि मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो गई, डिवाइड हो गई, और इसी को मैंने नाम दे दिया था इक्वेशन 1। ठीक है, क्लियर। अब आप देख रहे हो कि ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिखा, ठीक है, स्टेप नंबर 6 कि ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस a is also divided by 5। क्लियर है बात। ठीक है, कि a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, a भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। अब मैंने बोला था इतना करने के बाद क्वेश्चन आपका 50% कंप्लीट हो जाता है। अब अगली स्टेप क्या आती है, रिकॉल कीजिए, अब एंट्री होगी किसकी, सी वाले बंदे की। क्लियर, तो अब एंट्री करवाते हैं हमारे पास सी वाले बंदे की। तो हमने सी वाले में क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि a की जगह मैंने क्या माना इस बार, 5c। क्यों, क्योंकि मुझे रूट 5 प्रूफ करना था, अगर रूट 11 होता तो 11c मानता मैं। जहां पे मैंने मेंशन किया कि ये c है कौन, वेयर c इज इंटीजर नंबर। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया, को प्राइम इंटीजर नंबर आप लिख सकते हो। अब वही चीज थी जब आप अज्यूम कर रहे थे, तो ये मेरी हो गई थी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो मैंने क्या करा अगली स्टेप में ही कि इक्वेशन 2 को पुट कर दिया मैंने, कहां पुट कर दिया, इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, दिख गई आपको इक्वेशन 1, इधर हम पुट कर देते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या आता है, ए स्क्वायर अपॉन 5। तो मैंने बी स्क्वायर अपनी जगह, ए की जगह क्या रख दिया, 5, सी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में क्या था, 5 था। अब कैलकुलेशन बनती है तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहां से। ठीक है, तो ये हो गया बी स्क्वायर बराबर 25, सी स्क्वायर अपॉन में 5, ये से कट रहा है तो काट दिया, मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, अगले स्टेप में आपने कर दिया मल्टीप्लाई की चीज इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड, तो आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे मेरा यहां पर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा था, ऐसे बी स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। यही मीनिंग मैं अगले स्टेप पे लिख देता हूं कि भाई साहब मेरा बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन b is also divided by 5, क्लियर। ठीक है, तो जब इतना आपने स्टेप लिख दी तो ये हमारा 80% क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।
मेन बोर्ड के अंदर जो मार्क्स कटते हैं बच्चों के, वो नीचे वाली जो स्टेप बताने जा रहा हूं वही मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है, तो ध्यान देना इधर। आपने क्या बताया, ए और बी किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से। लिखी हुई थी स्टेटमेंट में, आप चेक कर सकते हो कि जो मेरा ए वाला बंदा था ये भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। बी वाला बंदा भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। यही स्टेटमेंट मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, कि मेरा ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 5। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन कि जो हमारा लिस्ट कॉमन फैक्टर है, कम से कम जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, मेरा 5 है। ठीक है, क्लियर है बात। जबकि अगर मैं बात करूं, जबकि मतलब वेयर एज, जबकि का मतलब क्या हो गया, वेयर एज ए एंड बी इज को प्राइम इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर है, को प्राइम इंटीजर नंबर है हमारे पास। अब भाई को प्राइम इंटीजर नंबर के बारे में बताया था कि जिसके अंदर कम से कम जो कॉमन बंदा होता है वो एक ही होता है, ना एक से ज्यादा होता है ना एक से कम। तो आप यही लाइन लिख दोगे, इसका मतलब भी ये हुआ, इट मींस ए एंड बी, ठीक है, लीस्ट कॉमन, कम से कम इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो मेरा क्या है, 1 है। अब देखो यहां पे बात क्या हुई है, मैंने बोला इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है, 5। अगली स्टेप में मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो ऐसे केस में क्या अराइज होता है, सोचो क्या अराइज होता है, कॉन्ट्राडिक्शन। कौन सा वर्ड आएगा हमारा, कॉन्ट्राडिक्शन। तो आप यहां वर्ड यूज करोगे, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस दैट। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब विरोध करना। ठीक है, एक मोमेंट में मैं कह रहा हूं आप अच्छे हो, दूसरे मोमेंट में मैं कह रहा हूं आप बेकार हो, तो यही क्या कहलाता है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस दैट, अराइज हुई जिसकी वजह से आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हमारी एजप्शन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो आपने लिख दिया लास्ट में कि हैंस √5 इज इनरेशनल नंबर। क्लियर है बात। तो लास्ट स्टेप जब आप करोगे बोर्ड के अंदर, तो यहां से आपको इतना नहीं लिखा तो आपके एग्जाम में मार्क्स कंपलसरी कटने हैं। कॉन्ट्राडिक्शन डायरेक्ट वर्ड नहीं आएगा, कई बच्चे डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्शन लिख देते हैं इस स्टेप के बाद। ठीक है, क्लियर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं जहां पे मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है, टाइप 2 कैटेगरी के अंदर, कि 3+2√5 को इनरेशनल कैसे प्रूव करें, 7√5 को इनरेशनल, अगर इनके ऊपर स्क्वायर आ जाए तो कैसे करें, P+Q इनरेशनल कैसे प्रूव करें, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच बच्चों।